मतलब उन्हीं के डोनेशन से चलता है। फिर एक अपने ये गवर्नमेंट का सर्कल देख लिया, यहाँ पे गवर्नेंस के बारे में पढ़ लिया, या फिर सरकार को किस तरीके से एथिकल बिहेवियर मेंटेन करना चाहिए, किन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, अपने ये सारी चीज़ें देख ली। ठीक है, ये हो गई गवर्नमेंट। फिर दूसरा सर्कल है, ये हो गई कंपनी, कंपनी या प्राइवेट एरिया। यहाँ पे अपने देखा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरीके से होता है, क्या होता है, क्यों करना चाहिए, ये सारी चीजें। एक बीच में इंटरसेक्शन आता है इनके, या एक ऐसा एरिया आता है जो कि होती है गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, या पीएसयूज। अभी इनको किस तरीके से गवर्नेंस संभालनी है? गवर्नमेंट का काम है पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, कंपनीज का काम है प्रॉफिट मेकिंग। इनके जो एथिक्स है वो अलग तरीके से चलते हैं। अगर ये लोगों का भला भी कर रहे हैं, सोसाइटी का भला भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटेंशन ये है कि इनका बिजनेस चलता रहे। यहाँ पे ये लोगों को भला कर रहे हैं तो इनका इंटेंशन ये नहीं है, गवर्नमेंट का इंटेंशन ये नहीं है कि गवर्नमेंट चलती रहे। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे जाके बात नहीं करेंगे, अपन सिस्टम की बात करेंगे। बट बीच में आती है पीएसयूज या गवर्नमेंट कंपनीज। अभी इनका इंटेंशन गवर्नमेंट वाला होना चाहिए या फिर कॉर्पोरेट वाला होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन चलता रहता है। ठीक है, तो ये एक ट्रिकी सिचुएशन या एक एम्बिग्यूटी क्रिएट करता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या पीएसयूज में क्या होता है? देयर शुड बी अ राइट बैलेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स ड्यूटी एज ओनर एंड प्रिवेंटिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट। सरकार यहाँ की ओनर भी होती है इन कंपनीज की, पीएसयूज की, बट एक्सेसिव इंटरफेरेंस भी नहीं चाहिए। किसी कंपनी को थ्राइव करने के लिए, किसी कंपनी को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए इंडिपेंडेंस चाहिए। क्योंकि जहाँ पे गवर्नमेंट आ जाती है तो वहाँ पे वही सारी प्रॉब्लम आ जाती है जो अपन को गवर्नेंस में देखने को मिल रही है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल आ जाते हैं, रेड टेपिज्म आ जाता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाता है, ये सारी चीजें आने लग जाती है। तो एक राइट बैलेंस होना चाहिए कि जो कंपनी करना चाह रही है या जो पीएसयू का बेसिक आइडिया है। जैसे बीएसएनएल है, बीएसएनएल काफी अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, अभी बीएसएनएल के जो फाइनेंसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं कंपनी गवर्नमेंट से लिंक्ड है, प्राइमरी फंडिंग गवर्नमेंट से आ रही है। ठीक है, उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं एंड बीएसएनएल एज अ कंपनी पैसा देती है उनको। ठीक है, इनडायरेक्टली ये पैसा बीएसएनएल का ही लगता है। फिर जो भी इनोवेशन करना है उसके लिए भी कहीं ना कहीं उनको गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है, या फिर गवर्नमेंट उनको पॉलिसीज बताती है कि हम अभी जो है हर जगह टेलीफोन लगाना चाहते हैं, तुम काम चालू करो। अब चाहे बीएसएनएल के इंटरेस्ट में हो ही नहीं है कि सारी जगह फोन लगाए। क्या कह रहे थे? हाँ, गवर्नमेंट ने वापस से इन्वेस्ट करा है जैसे बीएसएनएल में भी, तो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस रहेगा। एंड बीएसएनएल को कंपेयर करो, बीएसएनएल वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, उसको कंपेयर करो बाकी कंपनी से। जियो अभी कल की आई कंपनी है बीएसएनएल के सामने, तो 2015-15 में ही तो चालू हुई थी, बट अभी मार्केट का इतना बड़ा शेयर लेके बैठी है, बीएसएनएल को चैलेंज कर रही है। बीएसएनएल के एग्जिस्ट करने के अपने अलग रीजन है, गवर्नमेंट उसको डिसॉल्व कर भी नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम है जो सिर्फ बीएसएनएल के थ्रू ही हो सकते हैं। जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वो बीएसएनएल के थ्रू ही हो सकता है, सेफ लाइन वही प्रोवाइड कराएगा, प्राइवेट हाथों में नहीं छोड़ सकते। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसा अपन को बीएसएनएल में देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट का साथ है, बट गवर्नमेंट के साथ के अलावा भी वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। फाइनेंसेस की प्रॉब्लम आ रही है, जो वहाँ पे लोग काम करने आ रहे हैं उनको, प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला बंदा क्या सोचेगा कि मैं अच्छा काम करूंगा तो ही मेरे को पैसे मिलेंगे, या फिर अगर मैंने काम नहीं करा तो मेरे को निकाल दिया जाएगा। बट जो गवर्नमेंट वाला होता है उसकी यूजुअली ये मेंटालिटी नहीं होती है, उसको पता होता है उसके पास बहुत सारे सेफ गार्ड है, आर्टिकल 310, 311। ठीक है, तो वहां पे वो परफॉर्मेंस पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, पैसा उनका परफॉर्म करेंगे तो भी उतना ही आएगा, नहीं करेंगे तो भी उतना ही आएगा। बट बीएसएनएल या फिर कोई भी पीएसयू को परफॉर्मेंस का ही रिटर्न मिलेगा, वो हो नहीं पा रहा। देयर इज अनक्लियर ऑब्जेक्टिव, अनक्लियर होता है कि एज अ गवर्नमेंट हम पब्लिक बेनिफिट के लिए काम करें या फिर एज अ कंपनी हम प्रॉफिट बनाने के लिए काम करें। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हो पाता। एंड देयर इज लो लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर।
बहुत सारी पीएसयूज में यही प्रॉब्लम चल रही है, किसी ना किसी तरीके का इंटरफेरेंस होगा पहले से, एंड उस इंटरफेरेंस के चक्कर में वहां पे डिस्क्लोजर्स नहीं होते, या फिर वहां पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लोगों को दिखाया नहीं जाता, पब्लिक डोमेन में लाया नहीं जाता। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग लॉज हैं, नॉट पर्टिकुलरली इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट जैसे सीक्रेसी एक्ट, ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, तो उसको मिसयूज करते हैं कि जो ये डॉक्यूमेंट है ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चाहे वो इंपॉर्टेंट हो ना हो वो बाद में पता चलेगा, बट अगर एक बार उन्होंने बोल के मना कर दिया तो मना कर दिया दिखाने के लिए। एंड लास्टली देर इज लैक ऑफ मोटिवेशन। जैसा अभी अपन ने देखा कि जो पीएसयूज एम्प्लॉय लगेंगे वो मोर और लेस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही होते हैं। आजकल तो वो ट्रेंड भी चालू हो गया कि गाड़ी के सामने पट्टियां लगा के चलते हैं, भारत सरकार, राजस्थान सरकार, ऐसा करके, जबकि होना नहीं चाहिए, अलाउड वैसे भी नहीं है ये। तो उनका कोई खास मोटिवेशन होता नहीं है कि वो परफॉर्म क्यों करे, क्योंकि उनको पैसा उतना ही मिलेगा, जो भी पर्क्स है उनको उतना ही मिलेंगे। कमीशन बेसिस पे भी नहीं होता कि आपने 4 सिलेंडर ज्यादा बेचे तो ओएनजीसी वाले को 200 रुपये ज्यादा मिलेगा, ऐसा भी नहीं होता। अभी अपन आते हैं इश्यूज विथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। कंपनीज में आपको एथिकली क्या क्या इश्यूज लगते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स लगती हैं, सोचो। बहुत ज्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड, ठीक है, ये भी मान लिया। नेपोटिज्म लगता है, नेपोटिज्म लगता है प्रॉब्लम कॉर्पोरेट्स में। मालिक का बेटा ही मालिक बनेगा, अब चाहे वो बेटा नालायक हो, कुछ भी हो। टाटा टाटा ही ऐसी कंपनी होगी जहाँ पे इस तरीके का कल्चर नहीं चलता है, वहाँ पे चेयरमैन को बोर्ड सेलेक्ट करता है और वो फैमिली के बाहर का भी हो सकता है, ठीक है। बट यूजुअली बाकी बड़ी कॉर्पोरेट्स में देखोगे तो बेटा ही बन रहा है या बेटी बन रही है, वॉट एवर बी द केस। फिर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किस तरीके से परफॉर्मेंस आप नहीं बता रहे, आपने कितना पैसा कहाँ से उठाया आप ये नहीं बता रहे। आजकल के जो स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो यही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंट्स को वो इंक्रीज कर देते हैं। 2 करोड़ की वैल्यू नहीं है, 200 करोड़ को बताते हैं अपने आप, और वो किस तरीके से करवा रहे हैं, किस तरीके से ये कैलकुलेशन है कि वो 200 करोड़ की कंपनी है, ये कहीं पे डिस्क्लोज नहीं करते, कोई क्वेश्चन नहीं देते। फाइनली होता क्या, फाइनली वो बबल बड़ा होते 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 वो बर्स्ट होता है। वो 200 करोड़ की बोल के चालू करेंगे, 500 करोड़ का हो जाएगा इवैल्यूएशन, फिर वो 2000 करोड़ का हो जाएगा, फिर किसी को एक दिन याद आएगा कि ये तो 2000 करोड़ की है ही नहीं, फिर वो एकदम से फटेगा। इसमें नुकसान किसका होगा, इन्वेस्टर्स का, ठीक है। सब लगा के बैठे हैं क्या, एकदम प्रॉम्प्ट जवाब है। दे ओवरलुक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे सीएसआर होता है तो सीएसआर में वो काफी सारे काम कर सकते हैं कि पेड़ लगा दिया, एजुकेट कर दिया, हॉस्पिटल बना दिया, या फिर और भी जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है या सोशल सर्विस है उन्हें वो क्रिएट कर दी। बट होता क्या है कि मान लो कि उनको पार्क बनाना है, ठीक है, और ग्रीन एक्शन के नाम पे वो पार्क बना रहे हैं। अभी वो पार्क कहाँ बना है, खुद ही की कंपनी के कैंपस में बना लिया, तो इससे लोगों का क्या फायदा हुआ, कंपनी के कैंपस में बाहर वाले का आना तो मुश्किल, मना है। अगर चलो मान लो कि आप अलाउ भी कर दो कि बाहर वाला इंसान आ जाए, तो कोई इंसान किसी कंपनी में जाना क्यों ही पसंद करेगा, किसी कंपनी के कैंपस में। तो वो बोल रहे हैं कि हम सीएसआर कर रहे हैं या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो खुद का ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं। या फिर क्या होता है कि छोटा सा काम किया उसको बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाना, छोटे से स्कूल खोल लिया 2 क्लास का और उसको 5 शिफ्ट में चला रहे हैं दिन में, ठीक है, और बोल रहे हैं कि ये तो हमारा पहली से लेके 10वीं तक का स्कूल है, हमने 10वीं तक का स्कूल बना दिया, बट कोई मतलब इस सारी बातों का। देयर इज वेरी हाई डिफरेंस इन द सैलरी। जो भी एंट्री लेवल मैनेजमेंट में या फिर एंट्री लेवल स्टाफ एम्प्लॉय होगा उसकी सैलरी वर्सेस जो भी टॉप लेवल पे बैठे हैं, सीईओ, सीटीओ एक्सेट्रा, उनकी सैलरी में कितना फर्क, मतलब आप क्या सोचते हो कि कितना फर्क होगा, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज्यादा होगा, कितना, 100 गुनाओं में होता है, 1000 गुनाओं में भी होता है। और फिर एक लेवल के बाद वो इतना ज्यादा हो जाता है कि पैसे दे नहीं सकते, तो वो शेयर वेयर बांटने पड़ते हैं
कि आप शेयर ले लो, ठीक है। तो ये भी गलत है, क्योंकि काम तो वो इंसान भी उतना ही कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है, 10 घंटे काम कर रहा है, जितना भी कर रहा है, ठीक है। उसके काम की से जो वैल्यू जनरेशन है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा, बट इतना कम भी नहीं होगा कि आप 1/1000 पार्ट दे रहे हो जो सीईओ काम कर रहा है उसका। कहीं भी तो कुछ तो पैरिटी होनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट में क्या पैरिटी है कि आप लेवल 10 ऑफिसर बने, आपका 56,100 कुछ है बेसिक पे, ठीक है। और अगर आप टॉप लेवल पे होते तो आपका पे कितना है, 2,25,000, ठीक है। 4 गुना है, बात खत्म। कोई अप्रिसिएशन नहीं है, कोई फर्क नहीं है। किसकी? बस ड्राइवर की। इनफैक्ट प्रोफेसर की सैलरी ज़्यादा होती है, प्रोफेसर की सैलरी ज़्यादा होती है आईएएस आईपीएस या किसी भी लेवल 10 ऑफिसर से, एक लेवल ऊपर चालू करते हैं वो। देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने लगा देते हैं, मतलब लॉ बोलता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगा दो, बट इंडिया में क्या प्रैक्टिस चल रही है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी ऐसा एक्सचेंज करके लगा लेंगे कि कंपनी ये बोलेगा कि मेरे जो मैनेजर है उसको तू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना ले, और तुम्हारे यहाँ पे जो मैनेजर है उसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना लेता। तो लॉ का भी काम हो गया, बट उनने एक्सचेंज कर लिया। एक्सचेंज करने से क्या हो रहा है, वो कम्युनिकेट कर लेंगे कि हमारा डिसीजन इस तरीके से होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तुम्हारा डायरेक्टर संभाल लेगा। एक्चुअल जो उसका रिजल्ट निकलना चाहिए था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, जो वैल्यू था, मतलब था, रीजन था, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। बोर्ड मीटिंग्स होती है जहां पे सारी अकाउंटेबिलिटी या बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, वहां पे एंटायर बोर्ड यूजुअली प्रेजेंट ही नहीं होता है। 20 लोगों को बोर्ड बैठा है, 5 आ जाते हैं और 5 लोगों के डिसीजन लेके निकल जाते हैं कि क्या करना है। और वो 5 यूजुअली वही होते हैं जिनकी कंपनी में स्टेक्स लगे होते हैं या पैसा लगा होता है। बाकी जो 15 होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के नाम पे, वो आना पसंद ही नहीं करते। आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगा लिया, इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट रखने के लिए आपने पैसा भी देना मना कर दिया कि हम पैसे नहीं देंगे, या पैसे देंगे तो बहुत नॉमिनल देंगे। अब उसका क्या इंटरेस्ट, वो क्यों आके बैठे? या तो कोई चाय पानी दो उसको, तब तो बैठे। कंपनसेशन पॉलिसी ट्रांसपेरेंट नहीं होती है और इसमें डिले होता है। अनरियलिस्टिक रिस्क असेसमेंट पॉलिसीज, जैसा अभी अपन स्टार्टअप के एग्जांपल ले रहे थे, तो स्टार्टअप में वो वैल्यू करते हैं कि हाँ भाई आज हमारी 2 करोड़ की कंपनी है, ऐसा कल 20 करोड़ की हो जाएगी और परसों 100 करोड़ की हो जाएगी और फिर अगले सप्ताह तक तो 1000 करोड़ टच कर लेंगे हम, ठीक है। अब उनका रिस्क भी ऐसा ही होता है कि कल अगर मतलब ये हम कर लेंगे, बस रिस्क ये है कि अगले 2 घंटे में हमारे 50 लाख रुपए नहीं बढ़े अकाउंट में, तो नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टर से पैसा भी ले लिया, ये वाला रिस्क बताया भी नहीं, 50 लाख नहीं बढ़े, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। तो रिस्क असेसमेंट जो होता है वो रियलिस्टिक नहीं होता, बहुत अनरियलिस्टिक सा होता है, एकदम बहुत पर्टिकुलर सिचुएशंस पे जाके कि ऐसा होना चाहिए, बारिश होनी चाहिए, बादल आना चाहिए, बादल का रंग ये बड़ा, ये ऐसा कुछ। अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे ग्लास सीलिंग, ये आपके बाकी सोसाइटी वाले पेपर में भी काम आएगा। ग्लास सीलिंग, ठीक है। ग्लास सीलिंग में क्या होता है, यूजुअली ये एक जेंडर्ड कॉन्सेप्ट है जहाँ पे किसी वुमेन एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर नहीं जाने दिया जाता। तो वुमेन आ रही है, अच्छा काम कर रही है, वो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे लगी, उसको मैनेजर बना दिया, ठीक है, सीनियर मैनेजर बना दिया, जूनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। बस प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे, प्रेसिडेंट फिर उसका जूनियर बन जाएगा चाहे, बट वुमेन को नहीं देते। तो ये जेंडर्ड बिहेवियर का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा है ग्लास क्लिफ। इसमें क्या करते हैं, पहले तो अपन ने वुमेन को ग्लास सीलिंग में ऊपर बढ़ने नहीं दिया, अभी अपनी कंपनी की हालत खराब हो रही है, कंपनी एकदम डूबने वाली है, आपको पता है कि इसको कोई नहीं बचा सकता। अब आपको अपने किसी इंसान को, किसी मेल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि मैडम आपको हो गया प्रमोशन, कल से आप हो प्रेसिडेंट, ठीक है। अब उनको पता है कि कंपनी तो डूबने वाली थी, इसमें कोई भी लीड करे नहीं बचा सकता, बट कंपनी किसके हाथों से डूबेगी, किसी वुमेन के हाथ से। तो वहां पे बाद में फिर वही बोलेंगे 2 महीना बाद कि लड़की थी इसलिए नहीं बचा पाई, ये जेंडर्ड कमेंट आएंगे, ठीक है। ये एक्चुअल में हो रहा है, अपन तो काफी लाइट मूड में हंसी मजाक में पढ़ रहे हैं, बट ये काफी सीरियस प्रॉब्लम है, एक्चुअल में हो रहा है। और सोसाइटी के पेपर में आप याद रखना इस चीज को लिखना। इसके अलावा कास्टिज्म होता है, कास्टिज्म सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट के अंदर नहीं देखा जाता, ये प्राइवेट सेक्टर में भी होता है।
बिकॉज इट इज अ सोशल कॉन्सेप्ट। तो कास्ट लोगों के दिमाग में होती है, वो प्राइवेट एरिया में रहे या गवर्नमेंट सेक्टर में। मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन किस तरीके से, आप कोई चीज़ सही नहीं बता रहे या फिर किसी चीज़ को आधा छिपा के बता रहे हो। फ्रॉड्स होते हैं, जैसा आपने कोविड के टाइम पे पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है वो लेबर से पैसा लेके उनको ट्रांसपोर्ट ही नहीं करा, कभी आए नहीं और उनका पैसा लेके भाग गए। या फिर सब क्वालिटी सब स्टैंडर्ड मटेरियल आपको दे दिया, आपको बोला कि एकदम टेल्कम पाउडर देंगे और आपको पकड़ा दी वाइट सीमेंट। तो दिखने में तो वाइट ही, आप लेके भी चले गए कि हाँ ठीक है टेल्कम पाउडर दिया, घर पे जाके पता चलिए तो वाइट सीमेंट। रॉन्ग मीन्स यूटिलाइज्ड। कॉर्पोरेट या प्राइवेट एंटिटीज अपना प्रॉफिट बनाने के लिए गलत रास्तों पे उतर जाते हैं, जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग। अभी किसी का पेटेंट है, मान लो कोई मोबाइल फोन बनाया, उसका पेटेंट है कि ये और कोई नहीं बनाएगा, बट चाइना की एक कंपनी क्या करेगी, चाइना की एक कंपनी उस मोबाइल को लेगी, उस मोबाइल को खोलेगी और देखेगी ये मोबाइल बना कैसे था, फिर उन सारे कंपोनेंट को डुप्लीकेट करेगी और फिर खुद से एक नया मोबाइल बना के दे देगी। अभी जिस कंपनी ने ओरिजिनली बनाया था उसका रिसर्च में बहुत सारा पैसा लगा था, उसने बहुत सारे ट्रायल एंड एरर के बाद एक कॉम्बिनेशन के बाद वो मोबाइल बनाया था, तो उसको उस पैसे को भी वापस से निकाल के लाना है रिसर्च में जो लगा एंड प्रॉफिट भी क्रिएट करना है। तो वो बेच रही थी मोबाइल 20,000 रुपये पे। चाइना वाली जो कंपनी है रिवर्स इंजीनियरिंग जिसने करी, उसने कोई पैसा नहीं लगाया, उसने सीधा मोबाइल खोला, कंपोनेंट्स को कॉपी किया और वापस से वैसा का वैसा ही अरेंज करके दे दिया, उसका रिसर्च में कोई पैसा नहीं लगा। तो वो बेच सकती है मोबाइल 5,000 में। एज अ यूजर आपने दोनों मोबाइल हाथ में लिया, आपको कोई फर्क नहीं लग रहा क्योंकि दोनों सेम ही है, तो आपको ऐसा लगेगा मैं क्यों 20,000 दूं। नुकसान किसका हो रहा है, जिसने R&D करा था। R&D कम होगा तो इनोवेशन कम होगा, लॉन्ग टर्म में लोगों को ही अच्छे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाएंगे। अनसस्टेनेबल मेथड, पैसा या लोन्स इतना ज्यादा उठा लेना कि आप वापस से रीपे ही नहीं कर पा रहे। बहुत सारी कंपनीज के एग्जांपल हैं ऐसे, तो जो पैसा इतना ज्यादा उठा चुकी थी मार्केट से या लोन्स में कि वो कभी रीपे कर ही नहीं सकती थी, उनके अकाउंट अनस्टेबल हो गए, अनसस्टेनेबल हो गए। एक्सेस बर्डन ऑन एम्प्लॉयज, कोई जानता है किसी का कोई यार दोस्त बड़ा भाई बहन जो प्राइवेट में काम करता हो, 12-12 15-15 घंटे काम करके आता हो, फिर अगले दिन वापस से सुबह सुबह भग जाता हो। जान जाओगे, अभी तक नहीं जानते तो जान जाओगे जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट इज अ फिनोमिनन वेयर ऑर्गेनाइजेशन सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। कोई कंपनी है, बिजनेस है, कॉर्पोरेट है, वो सोसाइटी का इंटरेस्ट सर्व कर रही है। सेम एग्जांपल्स, पार्क बना देना फॉर ग्रीनरी या फिर फॉर रिक्रिएशन, हॉस्पिटल्स क्रिएट कर देना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़े कर देना, लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग देना, इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग, प्लम्बिंग की ट्रेनिंग, ताकि वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, या फार्मर्स को हेल्प कर देना इरिगेशन में, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने में। कोई भी ऐसा काम जिससे कॉर्पोरेट का फायदा ना हो रहा हो बल्कि सोसाइटी का फायदा हो रहा हो, या फिर डायरेक्ट बेनिफिट सोसाइटी को मिल रहा हो रादर देन कॉर्पोरेट मॉनेटरी प्रॉफिट, उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किया गया। एथिकल कंसिडरेशन क्यों होना चाहिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्रॉफिट टू वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है ये। सोसाइटी के पास, कंपनी के पास अगर प्रॉफिट आया तो वो प्रॉफिट को लोगों के वेलफेयर में कन्वर्ट होना चाहिए। जो भी आपके पास अर्थ आया या वैल्यू मटेरियल आया, रिसोर्सेज आए, उसको किसी ना किसी तरीके से लोगों के बेनिफिट में कन्वर्ट होना चाहिए। सेकंड, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज की ग्रोथ में। एज अ ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन सेंसिटिव रहेगी तो वो लोगों के लिए और बेहतर प्रोडक्ट या फिर और बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। एथिक्स एंड प्रॉफिट या ऑर्गेनाइजेशनल गोल को बैलेंस करने के लिए भी काम आता है। प्रॉफिट एफिशिएंसी टू राइट ऑफ एम्प्लॉयज, इसके लिए भी हेल्पफुल है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि CSR के नाम पे जो आपके पुअर एम्प्लॉयज है उनके बच्चों की एजुकेशन वो स्पॉन्सर कर देता है, ठीक है। एथिक्स वर्सेस ग्रांट, जो कि जब अपने इंटीग्रिटी पैक्ट पढ़ा था
उसमें अपन को दिखा था कि जहाँ पे अपन ने ये डिसाइड करा था कि जो भी हम काम करेंगे उसमें एथिकली सारी चीज़ें सही रहेंगी, कुछ भी हम गलत मीन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी CSR का एक एक्ट से बैक्ड है, और ये एक्ट है अगेन कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। उसमें CSR की प्रोविजंस दी हुई हैं, पर्टिकुलर प्रोविजंस दी हुई हैं, और उसी के हिसाब से CSR इंडिया में फंक्शन करता है। क्या क्या प्रोविजंस है? 2% प्रॉफिट होना चाहिए ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स एज CSR। मान लो कि कोई कंपनी है, कितने भी अमाउंट की कंपनी हो, ऐसे 1000 करोड़, कुछ भी 1000 करोड़ की है या XYZ करोड़ की है, ये कंपनी की वैल्यू हो गई, इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया लास्ट 3 साल में एवरेज 100 करोड़, ठीक है। इसका 2% मतलब 2 करोड़, ये कंपनी 2 करोड़ रुपए एक पर्टिकुलर साल में लगाएगी, जितना भी प्रॉफिट जनरेट किया उसका 2%, ठीक है। एंड दिस इज द मिनिमम। ऐसा नहीं है कि 2% से ऊपर लगाएगी नहीं, लगा सकती है, उसका मैंने 2 लगाए, 10 लगाए, 15 लगाए, आप कौन हो तो बोलने वाले, बट मिनिमम 2 तो लगाना ही है, ठीक है। फिर इससे कुछ प्रॉब्लम भी आती है अपन को, जैसे 2% अपन ने बोल दिया, अभी किसी कंपनी के दिमाग में पहले से इंटेंशन था कि हम 3% लगा लेंगे, अगर उसको दिखता है कि लॉ में लिखा कि 2% से काम चल जाएगा, तो फिर हो सकता है कि वो 3 ना लगाए, वो सोचेगा ठीक है 2% से काम चल जाएगा तो 2 पे ही चलाते हैं फिर, ठीक है। तो अमेंडमेंट क्या कहता है, 2016 में एक अमेंडमेंट आया था जिसमें इनकम गैप ऑन इनकम ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लगा था। एक सेकेंड, ये दूसरा पार्ट चालू हो गया, बट हाँ ठीक है। CSR का कॉन्सेप्ट इतना ही है, ये समझ गया आप। इसके अलावा CSR क्यों देना चाहिए इस पे अपन ने बात कर ली, क्योंकि सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोसाइटी स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है, एंड CSR करने से भी कंपनीज को फायदा होता है, वही सारे सेम फायदे होते हैं जो एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रखने से होते हैं। ट्रस्ट बिल्डिंग होता है, लॉयल कस्टमर बेस बनता है, या लॉयल एम्प्लॉयज आते हैं आपके, वो सारी चीजें। एक 2016 का अमेंडमेंट है, वो कंपनीज एक्ट में, उसमें क्या हुआ था, इनकम कैप लगाई थी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर। जैसा अपने बात करी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंटली फंक्शन करना चाहिए ताकि वो सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में ढंग से सोच पाए। बट अगर उनको कंपनी बोल रही है कि हम आपको 10,000 रुपये देंगे आने का, बट अगर आप हमारे हिसाब से वोटिंग कर दो और हमारे हिसाब से आर्गुमेंट कर दो तो हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, तो हो सकता है इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो वो इन्फ्लुएंस हटाने के लिए एक इनकम कैप सेट किया गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर, ठीक है। जैसे अपने CSR का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही इंडिया में एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, साइंटिस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इससे आपको टर्म से क्या चीज समझ आती है, साइंटिस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस टर्म से क्या चीज समझ में आता है, साइंटिस्ट कौन होता है, वैज्ञानिक। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, हाँ कोई बात नहीं, समाज के प्रति जो भी